नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बच्चा बहुत अच्छे होंगे। और बच्चा इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने के बाद आज आप और अच्छे हो गए होंगे बच्चा। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की थी बच्चा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जाम आया था वो बहुत मॉडरेट एग्जाम था। मतलब मैं इसको मॉडरेट से भी कम कहूंगा, बिल्कुल टफ एग्जाम नहीं था। जो मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आए हैं, जो बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्स किया है, जो कमेंट किया है कि सर जो आपने पढ़ाया था, जो आपने मैराथन वीडियोस बनाई थी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपने जो बताए थे सर, सब वही था, बिल्कुल टफ पेपर नहीं था। ऐसा मुझे बच्चों का रिव्यू आया है बच्चा। अगर आपका भी रिव्यू यही है बच्चा कि हाँ सर पेपर बहुत अच्छा था, आसान था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए बच्चा जल्दी से एक बार हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ हमने क्या क्या किया है। मैं एक बार आपको इसके आंसर्स बता देता हूं बच्चा, ठीक है ना। देखो पेपर ऐसा था कि मुझे लगता है 80 में से 70 प्लस सब बच्चों के आने चाहिए। 80 में से 70 प्लस सब बच्चों के आने चाहिए। वैसे ये पेपर ऐसा था जिस बच्चे ने अच्छे से मेहनत की है तो 80 आउट ऑफ 80 भी बनते हैं। 80 आउट ऑफ 80 आने के बच्चे बहुत 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 ज्यादा चांसेस है, ठीक है। लेकिन बच्चा मैं आप सबको थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से मेरे साथ मेहनत की और आज आपके जो कमेंट आ रहे हैं ना, वही मेरे बच्चों मेरी गुरु दक्षिणा है, ठीक है। आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं बच्चा। ये पहला क्वेश्चन आपने देखा बच्चा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एपीसी दिया हुआ है 0.8, नेशनल इनकम दी हुई है 4000। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं बच्चा कि इसका आंसर क्या था, ठीक है ना बच्चा। देखिए इसका जो आंसर था बच्चा वो था मेरा डी ऑप्शन 800, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चा। सेविंग, यहां पे इंटरसेप्ट ऑन नेगेटिव वैल्यू ऑफ 50 करोड़ सेविंग कर पे, इसका कोई मुझे यहां पे जरूरत नहीं थी, मुझसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा हुआ है। तो इसका आंसर है बच्चा बी। आपने यहां पे फॉर्मूला यूज किया होगा के निकालने का 1/MPS, क्योंकि ये दिया हुआ 20% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड। 20% इनकम सेव हुई है, तो मतलब क्या है बच्चा, इसका 20% इनकम सेव हुई, मतलब आपका एमपीएस हो गया 0.2, ठीक है बच्चा। आइए थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? डिपॉजिट रिसीव्ड आर लायबिलिटीज फॉर द कमर्शियल बैंक। मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है बच्चों, किसी दूसरे का पैसा अपने पास रखना कर्जा होता है कि नहीं। तो कमर्शियल बैंक तो पूरी दुनिया का पैसा रख रहा है। और लैंग्वेज पढ़ाई थी मैंने बैंकिंग में कि कमर्शियल बैंक क्रिएट लायबिलिटीज मैनी मोर टाइम्स, तो ये बात सही है। दे आर क्रिएटर ऑफ क्रेडिट, ये भी सही है। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ये भी सही है। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, नहीं। तो इसका ऑप्शन है बच्चों ए ऑप्शन है, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन। अगर आपने मेरी फॉर्मूले की वीडियो देखी थी, न्यूमेरिकल की वीडियो देखी थी बच्चा, न्यूमेरिकल वाली वीडियो में ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था बच्चों। ये एक्सपोर्ट दिया है कितने का, 600 का। इंपोर्ट कितना है, 450 का। तो बताइए बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ द कंट्री वुड बी, एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो सरप्लस है बच्चों। बी ऑप्शन है इसका। आती है बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों कि बताओ चूज द करेक्ट पेयर, कौन सा पेयर सही है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, जीएसटी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और बच्चा कौन सा सही है पूछ रहा है, वो कौन सा सही पेयर है। तो बच्चा सही पेयर ये है, जो प्राइवेट गुड्स होते हैं वो कॉम्पिटेटिव होते हैं नेचर में। जो पब्लिक गुड्स होते हैं, मैंने पढ़ाया था बच्चों, जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो नॉन कॉम्पिटेटिव होते हैं, वो नॉन राइवलरी होते हैं बच्चा। तो इसका आंसर है डी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चा। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज एन अमलगमेशन, मतलब बच्चा मिक्सचर होता है और फिक्स एंड फ्लेक्सिबल, सही है। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज आल्सो नोन एज हाइब्रिड सिस्टम, ये भी सही जवाब बच्चों। दोनों स्टेटमेंट यहां पे मेरी क्या होती है बच्चा, सही होती है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू बच्चा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7 ये बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है। यहां पे थोड़ा कट रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। कहता है बच्चा चूज द करेक्ट पेयर, इसमें आपको करेक्ट पेयर बताना है कौन सा है। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर, बच्चा ये प्रॉफिट होगा, बी ऑप्शन। तो इसका आंसर है बी बच्चा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चा। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स
डाटा कलेक्टिवली कंज्यूम बाय द पब्लिक, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है बच्चों। और पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड लाइब्रेरी इन नेचर, मैंने बताया था पब्लिक गुड्स बच्चों नॉन एग्जॉस्टेबल होती है, नॉन कॉम्पिटिटिव होती है, तो इसका आंसर है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन कहेंगे बच्चों, इसको क्या कहेंगे, सी ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चा, क्या कहता है, इन द कंटेस्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ऑफ बीओपी कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। एक्सपोर्ट करेंगे तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, पैसा आता है, सही है ये भी सही है बच्चा, डी आंसर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 है ये इरफान बाबा, इरफान बोरो 80,000 टू फाइनेंस हिज कॉलेज फीस, बोरो किया है, ही प्लान टू बिगिन रीपेइंग द लोन 6 मंथ आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, कि वो फ्यूचर में पे कर देगा, तो बताओ यहां पे कौन सा फंक्शन है बच्चा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चा न्यूमेरिकल आता है, आपने न्यूमेरिकल किया होगा तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर है 7300, 7300 करोड़, ठीक है बच्चा। ये बच्चा मुझे लगता है कि आपने न्यूमेरिकल पार्ट ही किया होगा, न्यूमेरिकल पार्ट करना ज्यादा बेटर था, बाकी आप एनएफआईए और नेट एक्सपोर्ट में डिफरेंस बता सकते हो। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन, इंपोर्ट की डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन बता सकते हो। एनएफआईए क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, समझे ना बच्चा, ये बताया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं बच्चा, कहता है ऑल कंजप्शन गुड्स आर ड्यूरेबल इन नेचर, क्या जितने भी कंजप्शन गुड्स होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं। बच्चा इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कंजप्शन गुड्स 4 टाइप के होते हैं, याद है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। कंजप्शन गुड्स 4 टाइप के होते थे बच्चा, तो आपको इस चीज को यहां पे एक्सप्लेन करना था, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट करना था बच्चा। पेपर बहुत आसान था, बहुत बेसिक पेपर था, मॉडरेट से भी कम कहूंगा मैं इसको, और अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी थी, पढ़ा था बच्चा, सब कुछ वहीं से आया है। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इन द रिसेंट बजट द गवर्नमेंट एलोकेटेड फंड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मेट्रो लाइन, कि नई मेट्रो लाइन बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने क्या किया, फंड एलोकेट किया है, ठीक है, इन स्मार्ट सिटीज टू इंप्रूव द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड रिड्यूस पॉल्यूशन। बच्चा पॉल्यूशन को कम करने की बात कर रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज करने की बात कर रहा है। अब आपको पता है पब्लिक गुड्स की बात हो रही है, पॉल्यूशन कम करने की बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव कौन सा है, ये ऑब्जेक्टिव होगा बेटा जी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पर बेटा ध्यान से, यहां पे पूछा है नेचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का यहाँ पे नेचर क्या है, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद है, आइदर रिड्यूस एसेट्स और क्रिएट, सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर आइदर क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटी, तो ये क्रिएट कर रहा है एसेट्स को, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत आसान, प्राइमरी डिपॉजिट दिया 500 का, रिजर्व रेशियो दिया हुआ 25%, टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड एंड द टोटल वेंडिंग बाय द बैंकिंग सिस्टम, आपको प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेन करके बताना है बच्चों, प्रॉपर एक्सप्लेन करके। टोटल डिपॉजिट कितना क्रिएट होगा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है बच्चा, ये देखो 25% है, 25% का मतलब कितने टाइम्स मल्टीपल होगा, ये मल्टीपल होगा बच्चा 4 टाइम्स मल्टीपल होगा, और इनिशियल आपका 500 है, तो इनिशियल को 500 से इंटू कर दो बच्चा, मतलब 500 को 4 से इंटू कर दीजिए, कितना हो गया, 2000 का टोटल क्रेडिट क्रिएशन हो गया बच्चा, 2000 का टोटल क्रेडिट क्रिएशन हो गया। आते हैं बच्चा बात समझ में, और उसमें टोटल वेंडिंग कितनी की होगी, वो टेबल बनेगी इसमें प्रॉपर, आप बता दोगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आता हूं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 15 न्यूमेरिकल पार्ट, इसमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछी है, तो यहां पे जो आपकी इनकम आनी चाहिए वो आनी चाहिए 16,800 की, ठीक है, जो मेरी कैलकुलेशन कहती है। हो सकता है अगर मैंने कोई कैलकुलेशन में गलती की हो तो उसके लिए मुझे माफ करना, वैसे तो यही है बच्चा, ठीक है ना। और हाँ, अगर कोई बच्चा मेरे आंसर से सहमत ना हो बच्चा, तो उसके लिए माफ करना, अपना सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, मेरे ओपिनियन में जो आंसर सही है मैं वो आपको बता रहा हूं बच्चा, ठीक है ना। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर यहाँ पे आपका कंजप्शन होना चाहिए बच्चों 12,800 का, ठीक है, मेरे हिसाब से इनकम 16,800, कंजप्शन 12,800, ठीक है। और या तो ये देखो बच्चा, जिसको न्यूमेरिकल नहीं आता डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियो जो बनाई थी मैंने बताया था, वहां पे पढ़िए, एस ग्रेटर देन आई पूछा हुआ है बच्चों,
एस ग्रेटर देन आई, डायरेक्ट बताना है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये 16th क्वेश्चन बच्चों, आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा होगा। पूछा मेंशन द नंबर ऑफ न्यू प्राइस मॉनिटरिंग, ये आपने यहां पे देखा 140 न्यू प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर, तो इसका आंसर तो हो गया 140। स्टेट एनी टू प्रोएक्टिव मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट, यहां पे बच्चा ये बैन द एक्सपोर्ट ऑफ मैनी फूड आइटम्स लाइक ये, ठीक है, ऑल्सो रिड्यूस द इंपोर्ट ड्यूटी, तो ये आपको लिखना था। डायरेक्ट बच्चों, बिल्कुल टफ नहीं है। वन मॉनेटरी पॉलिसी बता दो, कोई भी बता दो, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कुछ भी आप बता सकते हो, रेपो रेट, बैंक रेट, कोई भी एक आप एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत आसान बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, एनी टू प्रिकॉशंस बताइए व्हाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, आपने बता दिया होगा। सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं होती, इंटरमीडिएट कंजप्शन यहाँ पे वैल्यू ऐड नहीं होती, ठीक है, ये बता दिया होगा। ये अगला, हायर जीडीपी ऑलवेज मीन्स, क्या ऑलवेज मीन्स होता है कि अगर जीडीपी बढ़ेगी तो हमेशा पर पर्सन गुड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी? ऑलवेज बच्चा, इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट करना था। जीडीपी बढ़ रही है बट अगर उसके डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी है तो, समझ रहे हो ना बच्चा, तो यहां पे इनइक्वालिटी के पॉइंट को बताना था, रिफ्यूट करेंगे स्टेटमेंट को। या अगर ये नहीं आता, डायरेक्ट स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल बताया बच्चों बहुत अच्छे तरीके से, बार बार आपको वीडियोस में आके कहा है मैंने, ये पढ़ो बच्चा, ये डिफरेंस पढ़ो। और ये देखिए कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर इनकम मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, प्रॉफिट को एक्सप्लेन करना है बच्चों। अब देखो हिंट मिल जाती है, ऊपर बता रखा है प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्रॉफिट इंक्लूड द वेरियस आइटम्स, वो बता सकते हो बच्चा, ठीक है। नहीं तो ऊपर वाला क्वेश्चन ज्यादा आसान था। तो यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होती है। एक सिंगल क्वेश्चन में भी मुझे कंफ्यूजन नहीं है, तो मेरे हिसाब से 40 आउट ऑफ 40 यहां पे होने चाहिए। अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके 40 में से 35 प्लस भी बन रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं बच्चों, बहुत अच्छे हैं ये भी आपके नंबर, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, शाबाश। सेक्शन बी पे आता हूं बच्चा। इट इज अ शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट अकरिंग एज पीपल ट्रांजिट बिटवीन जॉब, इधर से उधर जा रहे बच्चों, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। याद है मैंने बताया था कि मानो मेरी शादी हो रही है बच्चा या मेरी जॉब शिफ्ट हो गई तो इसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बच्चा, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में से है ये। देखो बार बार कह रहा था एनसीईआरटी पढ़ेगे, एनसीईआरटी पढ़ेगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। असर्शन क्या रहा है, prior to the economic reform, public investment in social infrastructure by China resulted in better human development indicator। सही बात है बच्चों, आपको पता है ना, चाइना में कोई ऐसी कंपल्सन नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी कि उनको इकोनॉमिक रिफॉर्म करना ही है। उससे पहले भी वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही थी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर पहले भी इन्वेस्टमेंट बढ़िया हो रही थी। तो वो एचडीआई के मामले में बहुत आगे था, तभी तो क्या है, चाइना इज अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। रीजन भी सही है, आंसर है ए बच्चों। Both A and R is true and R is a correct explanation। ये देखो बच्चा कितना प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है, इंपोर्ट को कंट्रोल किया जा रहा है, यहाँ पे इंपोर्ट को रोक रहे हैं, मतलब इंपोर्ट पे पाबंदियां लगाया जा रहा है, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आंसर है बच्चों इसका। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि करेक्ट पेयर आपको बताना है, कौन सा पेयर इसमें सही है, कौन सा पेयर यहां पर सही है वो बताइए। तो बच्चा एचडीआई, रूल ऑफ लॉ, ये तो लिबर्टी इंडिकेटर है, ये भी लिबर्टी इंडिकेटर है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सी ऑप्शन सही है बच्चों, यहां पे सी ऑप्शन सही है, सी का थर्ड सही है जवाब। आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 22 पे, ये भी असर्शन रीजनिंग है बच्चा। असर्शन रीजनिंग क्या कहता है, Human capital formation increases the rate of participation of population to economic activity and lead to the economic growth। कि human capital formation की वजह से participation rate बढ़ गया और जिससे economic growth हो रही है। और रीजन में ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, तो डेफिनेशन बता रहा है बच्चा, ये थोड़ी बता रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बढ़ी, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुआ, ये थोड़ी बता रहा है। तो इसका आंसर है बच्चों बी, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 23 पे आते हैं बच्चों, कौन सा इसमें इंडिया इनमें से किसका मेंबर नहीं है बच्चों, G7। मेरी आप मैराथन वीडियो देखो, मैराथन वीडियो के स्टार्टिंग के दूसरे तीसरे मिनट में ही मैंने बताया है, दूसरे तीसरे मिनट में मैंने बताया G7 का मतलब जूस
गर्लफ्रेंड, जे फॉर जापान, यू फॉर यूएसए, आई फॉर इटली, सी फॉर कनाडा, ई फॉर इंग्लैंड, यूके, जर्मनी, फ्रांस। यहां पे कहीं इंडिया नहीं है बच्चों। तो G7 मैराथन वीडियो का फायदा आपको मिला होगा बच्चा। अगर आपको उसका फायदा मिला तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं और मोटिवेट होऊंगा बच्चा, ठीक है ना। और जब रिजल्ट आएगा, पेपर देखो, रिजल्ट जो भी आए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पेपर देके आए और खुशी खुशी आए हो, आपके चेहरे पे स्माइल है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, तो अचीवमेंट है भाई, हो गया, हमारा काम पूरा हो गया, ठीक है। नंबर हमें उतनी खुशी नहीं देंगे जो खुशी हम पेपर देके आने के बाद हमें मिल रही है, ठीक है बच्चा। तो ऐसे ही मोटिवेटेड रहना है, अकाउंट्स की भी तैयारी करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 क्या क्या है? डैश वाज द प्राइमरी सेक्टर ग्रेट वे फॉरवर्ड कैंपेन। पता है इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हुई थी बच्चा। ये देखो, ये मैंने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में बताया हुआ है बच्चा। अगर आप पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो देखोगे, मैंने वहां बताया था। ये देखो, एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है। तो ये क्या है? एनवायरमेंटल क्राइसिस पढ़ाया हुआ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 बच्चा। ये सॉरी, ये 25 ही था, हाँ ये 25 था बच्चा। 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? हायर्ड वर्कर मे बी रेगुलर सैलरीड वर्कर और कैजुअल वर्कर। सही बात है, हायर्ड वर्कर दो टाइप के होते हैं बच्चा, कैजुअल और, ठीक है, सही बात है, रेगुलर। और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। बच्चों, रूरल एरिया में रेगुलर बंदे काम करते हैं कि कैजुअल बंदे काम करते हैं? सर कैजुअल काम करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन ए है बच्चों, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 27 पे आते हैं बच्चा। बताओ यहाँ पे करेक्ट पेयर कौन सा है? करेक्ट पेयर तो मॉडर्नाइजेशन एज अ गोल, ये बच्चा फोर्थ का डी ऑप्शन सही है। चेंज इन सोशल आउटलुक, सामाजिक नजरिया बदलना, पढ़ाया हुआ। 28 क्वेश्चन डायरेक्ट बच्चों, फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से मैराथन वीडियोस में। मैं बहुत खुश हूं बच्चों कि चलो मैंने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया था अपने बच्चों के लिए कि हाँ भाई, मैं इतने सालों से जो अपने एक्सपीरियंस गेन किया मैंने ऑफलाइन क्लासेस में, अब ऑनलाइन में आकर जो मुझे खुशी मिल रही है, जो बच्चे मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, आपने इतने कम दिनों में इतना प्यार दिया वीडियोस को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा आपका, ठीक है ना। मुझे कमेंट करके बताइएगा बच्चा आपका पेपर कैसा गया, ठीक है ना। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बताइएगा। 29 क्वेश्चन बच्चा, कोऑपरेटिव क्या क्या है बच्चा? कोऑपरेटिव है रिसीव्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर, कि रिसेंट ईयर्स में जो कोऑपरेटिव्स है वो सेटबैक मतलब वो पीछे होते जा रहे हैं। क्या वजह है? आपको वजह पता है बच्चों, बहुत सारे बैंक्स आ चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे बैंक्स आ चुके हैं, बहुत सारे मतलब प्राइवेट बैंक्स भी है, गवर्नमेंट बैंक्स भी है, उनके द्वारा जो फैसिलिटीज मिल रही है इस वजह से। और बाकी मुझे लगता है इससे अच्छा क्वेश्चन ना, देखो क्वेश्चन की चॉइस करना भी बड़ा डिपेंड करता है, इससे अच्छा क्वेश्चन ये था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में भी बताया है कि बताइए एक्सप्लेन द रीजन, क्या रीजन है इसके पीछे कि लेस नंबर ऑफ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। बच्चा, रूरल एरियाज में जो लोग होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं होते। रूरल एरिया में बहुत ज्यादा मेंटेलिटी मतलब जो सोच होती है वो बहुत पुरानी होती है बच्चा, उतने पढ़े लिखे नहीं होते, इस वजह से, समझ रहे हो बच्चा। और रूरल एरियाज के ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं, और एग्रीकल्चर तो एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, तो रेगुलर सैलरी तो मिल भी नहीं सकती। ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चा क्या कहता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेल्फ रिलायंस, ये आपको यही करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। ये डायरेक्ट बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अभी कल मुझे किसी बच्चे ने कमेंट किया था और एक कॉल भी किया था किसी बच्चे ने मुझे, ठीक है, अननोन बच्चे का डायरेक्ट कॉल आया था मेरे पास कि सर मुझे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पढ़ने चाहिए। तो मैंने उसको कहा था बेटा ये पढ़ के जाइयो। मैंने उसको 3 ऑब्जेक्टिव बताए थे, एक मॉडर्नाइजेशन कहा था, एक सेल्फ रिलायंस कहा था और एक मैंने इक्विटी कहा था, ठीक है बच्चा। और आज उस बच्चे को फायदा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 31, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बच्चों। इन द माउंटेनियस रीजन मिनी हाइडल प्लांट्स प्रूव टू बी कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एज इको फ्रेंडली, कि जो मिनी हाइडल प्लांट्स होते हैं बच्चा वो इको फ्रेंडली होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। वजह क्या है बच्चा? वजह ये है जो मिनी हाइडल प्लांट्स होते हैं इट नीड लो इन्वेस्टमेंट, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, इसमें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, समझ रहे हो बच्चा। ये पोल्यूशन कम करते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इससे बहुत कम होता है बच्चा। ये लोकल वाटर को ही
यूज करते हैं, लोकल वाटर सोर्सेज को अप्लाई करते हैं। तो आसान था बच्चों, 3 नंबर का था, आसान था। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब दो चीज होती है बच्चों, याद है कि रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड नॉट बी मोर देन द रेट ऑफ रीजनरेशन, और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए जो भी वेस्टेज हो रहा है। आसान क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी पढ़ाया हुआ, डायरेक्ट भेजा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों, ये पैराग्राफ समझ नहीं आता, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे दे सकती है सीबीएसई? बच्चों पूछ रहे एक्सप्लेन हाउ द एग्रो स्टार्टअप्स एड्रेस, मतलब जो एग्रो स्टार्टअप्स थे उन्होंने कैसे टैकल किया, कैसे टैकल किया क्रिटिकल चैलेंजेस फेस बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये आंसर्स है बच्चों, एड्रेस द क्रिटिकल चैलेंजेस, ये आईटी बेस्ड मॉनिटरी, प्रिसीजन फार्मिंग, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, यहां से आप आंसर लिख सकते हो डायरेक्ट, कुछ सोचना ही नहीं है। कमेंट ऑन द रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या भूमिका है यहां बच्चा, ये आंसर किया जा सकता है तरीके से। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34 बच्चा, ये देखिए यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चों को हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 34 बच्चा ट्रू और फॉल्स का है। देखो जिस बच्चे ने ये वाला किया, मुझे लगता है ये वाला करना चाहिए था, ये ज्यादा आसान है। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर आप जानते हो, टैरिफ बैरियर आर द बैरियर ऑफ हाई इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन टैरिफ बैरियर आर द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, बाइलेटरल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, मल्टीलेटरल ट्रेड बिटवीन मोर देन टू कंट्रीज, बहुत आसान था। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में आप जानते हो। पर चलिए आइए एक बार इसको भी देखते हैं। देखो पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स पूछा है, देयर वाज ग्रोथ in agriculture sector due to expansion of aggregate area under cultivation during the colonial era। बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये सही बात है। अब आप कहोगे सर नहीं बेटा, मैंने कहा था एनसीईआरटी पढ़ो यार, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 पर मैं आपको बता रहा हूं, जानबूझ के पेज नंबर भी, कि जाके देख लो, कंफर्म इसका आंसर ट्रू है बच्चों। हाँ अगर सीबीएसई चाहे तो इसका आंसर फॉल्स भी कर सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन कम था, प्रोडक्टिविटी कम थी, पर कहीं ना कहीं बच्चा इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, इस वजह से जो ग्रोथ थी ना वो छुप गई थी। तो पेज नंबर 6 एनसीईआरटी में आप जाके इसको पढ़ सकते हो 1.3 के बाद। तो इसका आंसर ट्रू है बच्चा। अगर किसी बच्चे ने इसका आंसर फॉल्स लिखा है तो बच्चा हो सकता है आंसर की में फॉल्स आ जाए, लेकिन एनसीईआरटी इसका आंसर ट्रू कहती है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है और ये फॉल्स है बच्चों, ठीक है। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ विद रीजनल डिस्पैरिटी वाज द मेन ग्रोथ, डिस्पैरिटी होनी चाहिए, डिस्पैरिटी कम करना चाहते हैं भाई, ये फॉल्स है, दो स्टेटमेंट ट्रू है। और अगर इससे अच्छा क्वेश्चन, अगर आप इसमें 1% भी कंफ्यूज थे तो भाई ये ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ये ज्यादा आसान क्वेश्चन है। समझ में आता है बच्चा? तो मुझे जरूर बच्चा कमेंट करके बताइएगा कि आप यहाँ पे कितनी एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो। आपको प्रिपरेशन में मैंने थोड़ी बहुत भी अगर मदद की तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। एक हफ्ते की हमारी जो मेहनत थी, जो हमने तरीके से, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, मैं भी आपके लगा हुआ था बच्चा। बहुत सारे बच्चों ने मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मुझे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन किया, व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली मैसेज किए, इंस्टा पे डीएम करे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बच्चों। ऐसे ही हम आगे भी मेहनत करेंगे। आपके चैनल का नाम इकोनॉमिक्स मित्र है बच्चा, यहाँ पे पूरी तैयारी की जाएगी। अब बहुत जल्दी सीयूटी की प्रिपरेशन भी मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ, कंप्लीट इकोनॉमिक्स की सीयूटी की प्रिपरेशन इस चैनल पे आएगी बच्चा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे बच्चा, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो बच्चा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों से शेयर करना, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करना, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है बच्चा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।